हेलो अमीगोस। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम एक दिन के अंदर में 2 चैप्टर ख़त्म करते हैं, एक 11th का एक 12th का। 22 दिन में 11th ख़त्म हो रही है, 16 दिन में 12th ख़त्म हो रही है। डिटेल्ड लेक्चर्स और 10,000 MCQs एप्लीकेशन पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन जो भी चैप्टर होगा उसके MCQs एप्लीकेशन के ऊपर फ्रीली अवेलेबल हैं। जैसे आज के दिन 11th का चैप्टर नंबर 2 जो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुका है, और 12th का चैप्टर नंबर 2 जो अब आप देख रहे हैं, इन दोनों की ही MCQs आप अभी आज के लिए ही केवल एप्लीकेशन पे जाकर के लगा सकते हैं। चैप्टर शुरू करते हैं। फूल भाई, सबसे पहले प्लांट में क्या होता है? प्लांट का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, वो सबसे ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा? एपिकल बड हो जाएगा। एपिकल बड से वही एपिकल बड आगे चल करके फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लोरल मेरिस्टेम से फूल बनता है, फूल फल और सीड बनता है। फूल में महक होती है, रंग होता है, खुशबू होती है, और ये बहुत ज़रूरी है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेहद ज़रूरी है। जितने भी फूल वाले प्लांट हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की। तो जितने भी फूल वाले प्लांट हैं वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, और फूल आखिर में जाकर के फ्रूट और सीड में बदल जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंसान जो है वो का फूल से बड़ा अजीब नाता है। जैसा मर्जी हो वो अच्छे दिखने के लिए, साजो सज्जा के लिए, सोशल होने के लिए, धर्म के लिए, कल्चर के लिए, अलग अलग जगह। और फूल जो है रंग लोगों ने बना रखे हैं। वैलेंटाइन डे पर भैया रेड वाला जो है प्यार के लिए, जो है सफ़ेद वाला शांति के लिए, पीला वाला दोस्ती के लिए। तो सोशल लेवल पे हमने कई सारे एट्रीब्यूट्स इसको दे रखे हैं कि प्यार, अफेक्शन, सभी चीज़ जो है फूलों से जताई जा सकती है। ये बताने की कोशिश की जा रही है। क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में, देख लीजिए। पूरे चैप्टर का जो है ये खाका बना दिया गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फूल से, जो कि हमने कर ही दी है कि भैया फूल क्या है, क्यों है। फिर आ जाता है कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कोई चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए मतलब कि फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए? 2 चीज़ें चाहिए। एक तो गैमीट बनाने पड़ेंगे, और गैमीट को एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा। तो गैमीट बनाएंगे और गैमीट को एक दूसरे के पास लेकर के आएंगे, फिर गैमीट आपस में फर्टिलाइज करेंगे। जब फर्टिलाइज कर लेंगे तो क्या बनेगा? तो फाइनली आपका जाइगोट बन जाएगा। भाई फर्टिलाइजेशन के बाद क्या स्ट्रक्चर और क्या इवेंट होंगे? एक तो आपका एंडोस्पर्म बनता है, देखें क्या है, क्यों है। एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और टोटली सीड बन जाएगा। और एक एडिशनल टॉपिक दे रखा है एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी का, वो भी देख लेंगे। पॉली एम्ब्रियोनी। आइए इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भले से कुछ भी कल्चरल वैल्यूज़ हों, सेलिब्रेशन के लिए आप कैसे भी फूल को इस्तेमाल करते हो, रिसर्चर्स तो जो है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो यही लिखा हुआ है। तो खाका कुछ इस तरीके से है कि ये पेड़ ग्रो होगा आपका, इस तरीके से ये ग्रो होता हुआ नज़र आएगा आपको। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जैसे हमारे शरीर में स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल किसी भी चीज़ में बदल सकते हैं, वैसे यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शूट एपिकल मेरिस्टेम में बदलता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से वो फ्लोरल मेरिस्टेम में बदलता है, फ्लोरल मेरिस्टेम से वो फ्लोरल प्राइमोडियम में बदलता है, और वही फ्लोरल प्राइमोडियम फूल बन जाएगा। और अगर फूलों का गुच्छा बन जाए तो उसको इन्फ्लोरेसेंस कह देते हैं। और वो फूल के अंदर में मेल पार्ट भी हो सकते हैं और फीमेल वाले पार्ट भी हो सकते हैं। मेल वाले को एंड्रोशियम कहते हैं और फीमेल वाले को गाइनोशियम कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं पूरी की पूरी सारी की सारी इस वाले पैराग्राफ में आपकी लिखी हुई हैं, जो आपने डिस्कस कर ली हैं कि भाई हार्मोन की वजह से जो पूरा का पूरा एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल जाता है, फिर फूल बन जाता है, और मेल और फीमेल वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो बन जाते हैं। असल में जो मेल वाला स्ट्रक्चर है उसको मैंथर बोलते हैं, फीमेल वाला जो स्ट्रक्चर है उसको पिस्टिल बोलते हैं। ये दोनों कुछ और नहीं है, बट पत्तियां हैं, मॉडिफाइड लीफ हैं ये। ओके, ये बात भी याद रखिएगा। आइए अगले पे चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि मेल वाले को एंड्रोशियम वाला कह देते हैं और फीमेल वाले को गाइनोशियम कह देते हैं। आसान भाषा में जो है आपका ये रहा पूरा का पूरा। स्टेमन कह देते हैं मेल वाले को, और जो मेल वाला है उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्टेमन है।
स्टेमन में जो ऊपर की तरफ रखा हुआ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एंथर बोल देते हैं। जो नीचे की तरफ इसको फिलामेंट बोल देते हैं। तो फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया। यहाँ पर पूरा का पूरा जो हिस्सा है, यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया देखो ऐसा है कि अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर में जो मेल और फीमेल का स्टेमन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका अलग अलग साइज़ हो सकता है, शेप हो सकती है अलग अलग, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्टेमन है वो एंथर वाला पार्ट है, उसमें ये एंथर हो गया, और उसमें फिलामेंट वाला पार्ट है जो ये फिलामेंट हो गया। और ये जो एंथर है इसके दो पार्ट होते हैं, दो लोब होते हैं इसके अंदर में। तो ये एक लोब ये रहा और दूसरा लोब ये रहा, ठीक है भाई। और ये जो बीच में से लाइन गुजर रही है इसको कहते हैं ग्रूव। ये जो लाइन गुजर रही है इसको कहते हैं ग्रूव। इसी के फटने से पॉलन ग्रेन बाहर आएगा। और यहाँ देखिए कि लोब के अंदर में दो गोले और हैं, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा। तो ये दो गोले दो थिके हो गए, तो टोटल 4 थिके हो गए और 2 लोब हो गए। तो 2 लोब या फिर एक लोब के अंदर में 2 थिका हो गए। तो यही चीज़ें जो अभी बोल करके बताई गई हैं आपको सारी की सारी, वही जो है यहाँ पर लिखा गया है। भैया आप अब जानते हैं, ये सारे के सारे शब्दावली आपके पास है। बाई लोब्ड भी आपको पता है कि 2 लोब हो गए। डाइथिकस के एक लोब के अंदर में 2 थिका, ये भी पता चल गया। ग्रूव जो लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव जा रहा है वो भी पता चल गया है। बाई लोब्ड भी पता चल गया है कि 2 लोब हैं, एक और ये 2। और 4 टेट्रागोनल। अब ये क्या है, एक हाँ ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा देखिएगा। तो जो आपका जो एंथर है उसको अगर आप ऐसे लॉन्जिट्यूडनली काटेंगे तो 4 इस तरीके से ये गोले मिलेंगे, और यही 4 गोलों को आप 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। तो बस यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, देखिए ज़रा कि क्या लिखा हुआ है कि 4 साइड वाला टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 मिल जाएंगे इसके अंदर में, और इसी को 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आप कह देते हैं। 2 हर एक लोब के अंदर में मिलेंगे, हम लोग जानते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया ही वो जगह है जहाँ पर पॉलन ग्रेन का जो है डेवलपमेंट होना है। ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये इसका डिस्टल एंड है। एनसीईआरटी में एक लाइन और है कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो थैलेमस से चिपका हुआ होता है। प्रॉक्सिमल एंड जो है वो आपका थैलेमस से चिपका हुआ होगा। अब चलिए फीमेल वाला, नहीं मेरे ख्याल से इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखना है हमें, वो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लें। तो ये अगर आप काट के देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे कि बाहर की एक लेयर, फिर उसके अंदर की लेयर, फिर उसके अंदर की लेयर, फिर उसके अंदर की लेयर। तो ये लेयर इस तरीके से लगी हुई है, और वही है, बस लेयर्स को हम डायरेक्टली ही देख सकते हैं। तो सबसे बाहर वाली क्या है, एपिडर्मिस है, फिर उसके अंदर आपको एंडोथीशियम, फिर उसके बाद मिडिल लेयर, और उसके बाद टेपिटम। तो ये जो बाहर की तीनों है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम दे देंगी, और जो टेपिटम है वो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन का काम दे देंगी। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई है। और जो सेंटर है, मतलब टेपिटम से भी जो एक कदम अंदर जो टिश्यू भर रखा हुआ है उसको कहते हैं हम स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये जो सबसे अंदर का, अगर जब जो एंथर है वो नया नया है और उसके अंदर में जो सेंटर में जो टिश्यू पड़ा हुआ है उसको अभी हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। अब हम समझेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि पॉलन ग्रेन बनता ही कैसे है। तो होगा यूँ कि देखिए यहाँ सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर आपका करते करते टेपिटम, और सेंटर में ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। यंग एंथर में ब्लू वाला स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू को उठा करके आप इस तरीके से रख लीजिए। इनमें से मान लीजिए एक सेल बोली कि मैं जो हूँ क्या बनूंगी, पॉलन ग्रेन बनूंगी। बोले कि ठीक है। तो एक सेल ये रही, उस सेल को जो ये कहती है कि मैं पॉलन ग्रेन बनूंगी उसको कहते हैं हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, पूरा का पूरा पेड़ अगर डिप्लॉयड है तो ये जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो भी डिप्लॉयड होगी। उसके अंदर में मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 के बाद 2 इस तरीके से आपके क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। उसमें फिर मियोसिस 2 होगा। फिर टोटली आपका क्या बनेगा, एक माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनेगा। ये माइक्रोस्पोर का जो टेट्राड है अभी पूरे तरीके से पॉलन ग्रेन बने नहीं है। आगे अभी माइटोसिस और होगा, तब जा करके ये पूरी तरीके से पॉलन ग्रेन बनेंगे। और यही चीज़ जो है वो आपका कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है। पूरा का पूरा यही है कि यहाँ देख लीजिए कि वही स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर आपका एक सेल में डिफरेंशिएशन होगा, उस सेल को कहेंगे पॉलन मदर सेल,
और पॉलन मदर सेल के अंदर में मियोसिस, मियोसिस से बनेगा हैप्लॉइड का माइक्रोस्पोर का टेट्राड, और वही आगे चल कर के 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। यही पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। पॉलन मदर सेल, टेट्राड का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू, और अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन बन जाएगा। तो ये पैराग्राफ का डिस्कशन भी हमने कर लिया। अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बताया है कि भैया हिबिस्कस का फ्लावर लो, उसको ज़रा टच करोगे उसके तो येलो येलो पाउडर आपकी उंगली पे लग जाएगा। वो कुछ और नहीं है, पॉलन ग्रेन ही है। उसको ग्लास स्लाइड पे डाल के माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करो तो ऐसा तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तस्वीर है। हाँ, लेकिन आपको कुछ तो दिखाई देगा जो कि पॉलन ग्रेन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है भाई, मजाक नहीं है, आप अभी नहीं देख पाएंगे इसको। अब हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की। तो पॉलन ग्रेन जो है वो स्फेरिकल है, 25 से 50 माइक्रोमीटर साइज होता है। इसकी 2 मेन लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, ज़्यादा टेम्परेचर झेल लेती है, एसिड हो, एल्कलाइन सॉल्यूशन हो, कोई एंजाइम आज तक नहीं पता है जो इसको डिग्रेड कर दे। और कहीं कहीं से ये जो बाहर वाली लेयर है, एक्साइन लेयर है, वो गायब होती है। उस जगह को बोलते हैं हम जर्मपोर, और ये जर्मपोर वही है जहाँ से पॉलन ट्यूब जो है बन करके बाहर आती है। तो और फॉसिल जो बनाने में कामयाब है, इतने सालों तक आपका पॉलन ग्रेन फॉसिल की तरह रह सकता है, वो स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही रह पाता है। अंदर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं इंटाइन। इंटाइन जो है वो पतली है, कॉन्टिन्यूस है, इसकी तरह जो है डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच बीच में छेद नहीं है, कॉन्टिन्यूस है पूरी, और ये बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। पॉलन ग्रेन के अंदर में ज़्यादातर ये वाला जो आइडिया है, ये ऊपर तस्वीर से ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि देखिए कि ज़्यादातर जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं वो इस तरीके से 60% जो है वो 2 सेल वाली स्टेज में उड़ जाते हैं। 2 सेल का क्या मतलब है कि याद कीजिए कि हमने अभी ये जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनाया था, इसके अंदर में पहला माइटोसिस होगा, तो यहाँ पर माइटोसिस 1 होगा। तो माइटोसिस होगा, अनइक्वल डिवीजन होता है, तो एक बड़ी सेल बन जाती है जिसको हम वेजिटेटिव सेल कह देते हैं, एक छोटी सेल बन जाती है जिसको हम जनरेटिव सेल कह देते हैं। 60% प्लांट में ऐसे ही जो पॉलन ग्रेन है उड़ जाता है। कुछ बचे हुए 40% में ये जो नीचे जेनरेटिव सेल है वो और एक और बार डिवाइड करती है, तो ये 2 जेनरेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल से 2 गैमीट बन जाते हैं। अब जाकर के ये है जो चीज़ जो गैमीट कहलाएगी। और ओके, नीचे की तरफ आते हैं। अच्छा, तो ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कि जिसके अंदर में वेजिटेटिव, जेनरेटिव, और जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ी है, ठीक है, और उसके अंदर में खाना पीने का मटेरियल बहुत ज़्यादा है। 60% 2 सेल वाली स्टेज में उड़ जाते हैं, और बचे में क्या हो जाता है, 3 सेल वाली जो स्टेज है उसमें उड़ जाते हैं। ये देखिए जो पॉलन ग्रेन है कई लोगों को एलर्जी भी कॉज करा देता है, उनको ब्रोंकियल एफ्लिक्शन मतलब कि लंग्स की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा कुछ केसेस के अंदर में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्रॉनिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक चलने वाला अस्थमा, या लंग्स के अंदर में ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई जो हमारे लंग का हिस्सा है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, ब्रोंकाइटिस हो जाना। पार्थेनियम करके आपका कैरेट ग्रास है जो कि पॉलन एलर्जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, एक तरीके से मान लीजिए। पॉलन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, पॉलन टैबलेट का फूड सप्लीमेंट की तरह सिरप बना करके, टैबलेट बना करके उसको मार्केट किया जाता है, बेचा जाता है, और माना जाता है कि घोड़ों को खिलाने से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। ये यहाँ पर बता रहा है कि भाई अलग अलग तरीके के प्लांट्स में पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि राइस में, वीट में 30 मिनट हो सकती है। इसके अलावा जो आपके रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी के अंदर में मंथ तक आपका पॉलन ग्रेन चल सकता है। और जो जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि सीमेन को स्टोर करके रखा जा सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, वो कहाँ रखते हैं आप? फ्रिज में रखेंगे। अभी छोटा मोटा फ्रिज नहीं है, फ्रिज आते हैं जो लैब में मिलते हैं, वो मिलते हैं 4 डिग्री, फिर -20, फिर -80, और फिर लिक्विड नाइट्रोजन में आप रखते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान है -196। तो लैब के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल लाइंस वगैरह हैं वो सब लिक्विड नाइट्रोजन में रखी जाती हैं।
तो ये अभी तक हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया किस पर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर। अब हम चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर, जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के अंदर में ओवरी, ओवरी के अंदर में ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, फूल के अंदर में बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ही कार्पेल हो, एक से ज़्यादा कार्पेल भी हो सकती है। एक ही कार्पेल मिलेगा तो मोनोकार्पेलरी बोल देंगे, एक से ज़्यादा कार्पेल मिलेगा तो मल्टी कार्पेलरी बोल देंगे। चिपके हुए होंगे तो सिनकार्पस बोलेंगे, अलग अलग होंगे तो वो एपोकार्पस बोल देंगे, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पिस्टल जिसको कहते हैं, उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ओवरी जो नीचे वाला पार्ट है आप जानते हैं, ये जो लंबा वाला पार्ट होता है स्टाइल होता है, ये जो ऊपर प्लेटफॉर्म होता है उसको क्या बोल देते हैं, स्टिग्मा बोल देते हैं, तो वही है। अब अंदर जो होता है, जो ओवरी है, ये ओवरी के अंदर में क्या देखेंगे आपके प्लासेंटा से इस तरीके से उल्टा होकर के हमारा क्या लटका पड़ा रहता है, ओव्यूल लटका पड़ा रहता है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ओवरी के अंदर में जो ओवेरियन कैविटी जो होती है वहाँ पर प्लासेंटा के जरिए हमारा जो ओव्यूल है वो लटका हुआ रहेगा। तो कुछ जो ये हमारा क्या हो गया, उल्टा लटका हुआ ओव्यूल हो गया, जिसको हम एनाट्रोपस भी बोल देते हैं। खैर वो हम जिक्र कर लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे पड़ी हुई है। फिलहाल स्ट्रक्चर देखते हुए चलते हैं। जहाँ से ओवरी चिपकी हुई होती है उसको बोल देते हैं थैलेमस। ये पूरा का पूरा स्टाइल, ये अलग अलग स्टिग्मा। कहीं में स्टिग्मा ऐसे भी चिपके हुए भी नज़र आ जाते हैं, कहीं पर जो कार्पेल है, मतलब कि पूरा फीमेल वाला स्ट्रक्चर जो है इंडिपेंडेंटली मल्टी कार्पेलरी वाला स्ट्रक्चर, ऐसा भी नज़र आ जाता है। और एनसीईआरटी लिख ही रही है कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिलने वाला एनाट्रोपस ओव्यूल है। सबसे जो चिपका हुआ रहता है, जहाँ अटैचमेंट होता है, उसको हम हाइलम बोल देते हैं। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फनिकल बोल देते हैं। ये जो आपका छेद होता है जहाँ से पॉलन ग्रेन अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, इसको माइक्रोपाइल बोल देते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन बोल देते हैं। ये माइक्रोपाइलर रीजन हो गया, तो ये आपका माइक्रोपाइल का पोल हो गया। लेयर्स होती हैं इसमें, बाहर आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाली इनर इंटेग्यूमेंट। अंदर टिश्यू पड़ा हुआ है जहाँ से एम्ब्रियो सैक बनेगा, उस टिश्यू का नाम क्या है, न्यूसेलस है। न्यूसेलस में से आगे चल करके एम्ब्रियो सैक बनेगा, जो यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहा है। जैसे ऊपर वाला जो पोल है वो माइक्रोपाइलर पोल है, उसी तरीके से उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला जो पोल होगा उसको चैलेसल पोल बोलते हैं। ठीक है भाई, मस्त याद आ रही हैं चीज़ें कि हाँ ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने। आई तो ये जितनी भी चीज़ें थीं वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इसके अंदर में इंटेग्यूमेंट, हाइलम, फनिकल, माइक्रोपाइल, चलाजा, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक का ही दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट है। ओव्यूल का ही दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम है। यहाँ से भी सवाल आ जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। अब हम समझेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब कि फीमेल वाला जो गैमिट अल्टीमेटली एग जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो उसको पहले अपने लेवल पे समझ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो देखिए जो पूरा का पूरा मेरा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में सेंटर में एक क्या पड़ा रहता है, न्यूसेलस रीजन है। ये सारा का सारा न्यूसेलस रीजन है, ठीक है। न्यूसेलस रीजन में बढ़िया से, न्यूसेलस का काम ही है फूड बढ़िया से प्रोवाइड करो भाई। अब होगा यूं कि ये इसके पूरे न्यूसेलस रीजन में एक सेल, मात्र और मात्र एक सेल कहेगी कि देखो ऐसा है कि हम डिवीजन करेंगे, हमारे अलावा कोई डिवीजन नहीं करेगा। बोले ओके। तो ये जो एक सेल है इसको हम कह देते हैं क्या चीज़, कि मेगास्पोर मदर सेल। तो यहाँ मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस 1, और मियोसिस 1 करेंगे, मियोसिस 1 होगा, फिर आपका मियोसिस 2 होगा। तो टोटल फिर क्या बन जाएंगे, मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, और जो एक मेगास्पोर बचा है जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है भाई, ये कैसा है, ये एन है, हैप्लॉइड है। ये एन वाला मेगास्पोर के अंदर में क्या हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा। और माइटोसिस भी ऐसे नहीं होगा, सेल जब बनेगी तो सबसे पहले न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करेगा, पहले 2, फिर 4, फिर 8। तो न्यूक्लियस डिवाइड किया तो टोटल 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और 8 न्यूक्लियस बनने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू होगा। तो ऊपर की तरफ 3 सेल मिल जाएंगे जिनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, और फिर एक सेंटर में एक सेल मिल जाएगी बहुत बड़ी सी जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं। खास बात यह है कि उसके पास 2 न्यूक्लियस होंगे। तो सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस, ये आपको क्या मिल जाएगा, आपका एग,
और एग के नीचे 2 सेल और मिल जाएंगे आपको। तो ये पूरा, और फिर उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 3 नीचे 2 सेंटर में 2, मतलब एक ही है बट 2 न्यूक्लियस। और इस स्टेज को कहते हैं हम कि जहाँ पर 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस हैं, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इसको बोल दिया जाता है। अब यही पूरा का पूरा थोड़े से खतरनाक उसमें एनसीईआरटी ने बना के दिखाया हुआ है। तो ये मेगा पूरा का पूरा न्यूक्लियस वाला रीजन है जिसमें ये मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल जो है फाइनली क्या करती है, लीनियर टेट्राड बनाती है। ये लीनियर टेट्राड हो गया, 1 2 3 4, इसमें से एक ही जिंदा रहेगा, 3 जो है वो मर जाएंगे। ओके, 3 मरने के बाद क्या होगा, 3 मरने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 2 4 फिर 8, टोटल 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। फिर अपना क्या बना लेगा वो, अपना इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेगा, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई, ये सेंट्रल सेल, एक एग बनेगा, सिनर्जिड बनेंगे, ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद कैसा दिखेगा, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल, ये सेंट्रल सेल ये रही, ये सेंट्रल सेल है इस तरीके से पूरा का पूरा, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। यहाँ पर 2 सिनर्जिड हैं, 2 सिनर्जिड के 2 न्यूक्लियस ये रहे, और पीछे की तरफ देखें तो एक एग भी नज़र आ रहा है। और सिनर्जिड के पास एक ऐसे ही इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये वही एपरेटस है जो कि पॉलन ट्यूब जब आएगी, जब मेल गैमीट आएगा तो उसे बोलेंगे भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर की तरफ जाओ, तो ये उस काम में आएंगी, आगे डिस्कस कर लेंगे हम। तो ये जितना भी पूरा पोर्शन था वो हमने अपने लेवल पे डिस्कस कर लिया कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, उसकी वजह से 4 मेगास्पोर बनेंगे, उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, और उसके बाद एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। वही में एक ही मेगास्पोर बच रहा है और उससे सारी की सारी एम्ब्रियो सैक बन रहा है, इसलिए उसको मोनोस्पोरिक, क्योंकि एक स्पोर से, मेगास्पोर एक ही स्पोर है ना, तो उसी एक स्पोर से पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका। तो क्या होगा फाइनली, जो मेगास्पोर है वो माइटोटिकली उसके जो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड करेंगे, और पहले 2 न्यूक्लियस, फिर 4 न्यूक्लियस, फिर 8 न्यूक्लियस बनेगा। 8 न्यूक्लियस पे बनने के बाद वो अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज करने पर क्या हो जाएगा कि आपका एक सेंट्रल सेल होगी, वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट आपका बन जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। 6 to 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, ठीक है भाई। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, मतलब ये बोल रहा है कि 2 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल बन गए, और बाकी जो हैं 6 न्यूक्लियस हैं वो 6 सेल, और ये 7वां सेल, तो टोटल 7 सेल बन जाएंगे आपके। एग एपरेटस देख लिया, एग एपरेटस क्या है कि एग एपरेटस जो है वो 2 सिनर्जिड और 1 सेल, तो ये दोनों अभी ऊपर ही देखा हमने कि तीनों एक ही जगह रखे हुए थे, उसको मिला करके सिनर्जिड और एग एपरेटस बोल देते हैं। सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म एपरेटस भी होते हैं जो पॉलन ट्यूब को गाइडेंस के लिए काम में देता है, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। एंटीपोडल सेल्स ऊपर 3 पड़े हुए हैं चैलाजल एंड पे, वो डिस्कस किया जा चुका है। 8 सेल 7 न्यूक्लियस, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज इसको बोलते हैं। तो हमने वहीं से शुरुआत की कि भाई फूल देखा, फिर उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा, मेल के अंदर में माइक्रोस्पोर कैसे बनता है देखा, और फीमेल के अंदर में मेगास्पोर कैसे बनता है वो देखा। अब ये जो दोनों गैमीट बन गए हैं, इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। कि भाई दोनों के दोनों गैमीट बन गए हैं, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हैं, दोनों को पास लेकर के आना होगा, एक दूसरे पे ट्रांसफ़र करना होगा। तो मेल वाला ही अक्सर ट्रांसफ़र होकर के फीमेल वाले के पास आता है, और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अलग अलग तरीके के पॉलिनेशन हो सकते हैं भाई। एक ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी में फूल भी सेम है, प्लांट भी। अब जब फूल सेम है तो प्लांट सेम होगा ही ना। और इसके अंदर में देखना पड़ेगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पॉलन ग्रेन, और जो फीमेल का जो एम्ब्रियो सैक वगैरह है, सब साथ में मैच्योर हों ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो सिंक्रनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंथर और स्टिग्मा इस तरीके से लोकेट होने चाहिए, पास पास लोकेट होने चाहिए। कैस्मोगैमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर, जिसके अंदर में ऑटोगैमी की संभावना कम है। क्लिस्टोगैमस होता है आपका क्लोज्ड फ्लावर, जिसके अंदर में हमें ऑटोगैमी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अगला है जिटेनोगैमी, इसके अंदर में फूल तो अलग है लेकिन प्लांट सेम है। तो ये जेनेटिकली तो बिल्कुल ऑटोगैमी की तरह, क्योंकि प्लांट सेम है तो जेनेटिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिखने में लगेगा जैसे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है असल में।
सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। और जब प्लांट ही डिफरेंट हो जाए जीनोगैमी उसको कह देते हैं। और ये ही एकमात्र अकेला तरीका है जिससे हम जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का पॉलन ग्रेन ला सकते हैं, मतलब कि वो एक ही प्लांट से नहीं होंगे। ओके, तो अब बात कर लेते हैं किस पे कि पॉलिनेशन कराएगा कौन। तो पॉलिनेशन कराने के लिए दो फैक्टर हैं हमारे पास कि या तो एबायोटिक फैक्टर हैं या तो बायोटिक फैक्टर हैं, नॉन लिविंग, लिविंग। ज़्यादातर बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पानी और हवा के अंदर में चांस फैक्टर बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन बनाना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम रहती है। और क्या क्या हो सकते हैं भाई, बायोटिक के अंदर में इंसेक्ट हो सकते हैं, मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, उनके एग्जांपल इंसेक्ट में बी, बीटल, फ्लाइज, एंट, प्राइमेट, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, लिजर्ड। पानी एबायोटिक के अंदर में पानी और विंड हो जाएगा आपका। विंड जो पॉलिनेशन हो रहा है उसके अंदर में पॉलन ग्रेन की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो भाई विंड से कर रहे हो तो चिपकना नहीं चाहिए, हल्का होना चाहिए, और जहाँ पे उसको जाना है उसका जो स्टेमन है वो लंबा होना चाहिए ताकि पकड़ ले, फैदरी होना चाहिए ताकि अटक जाए, और एक सिंगल ओव्यूल बहुत सारे एक ही जगह पर जब पैक्ड होंगे तो उससे प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी कि यहाँ पर कोई चीज़ आकर के गिरे। बुल्स मारने के लिए बुलजाई पे इतना बोलेंगे इतने में मारो और बोलेंगे इतने मारो, तो जब इतना होगा तो उसमें ऐसे फेंकने की संभावना ज़्यादा रहती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। एक एग्जांपल है जिसमें कॉर्न कॉब जो हमारा भुट्टा खाते हैं, जिसमें आपने जब उसका हरा वाला छिलका उतारने पर उसके अंदर में जो बाल दिखते हैं वो सारे के सारे जितने भी बाल हैं वो कुछ और नहीं है, वो असल में स्टाइल है। तो ये भी आपका ग्रासेस के अंदर में विंड पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये हो गया विंड वाले की बात। अब पानी वाले की बात करेंगे। तो पानी जो है बहुत ज़्यादा रेयर है, 30 जेनरा के अंदर में होता है और वो भी ज़्यादातर मोनोकॉट के अंदर में होता है। और पानी की अगर बात करें तो जो लोअर प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, क्योंकि उनमें अभी भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो उनके अंदर में फर्टिलाइजेशन की बहुत ज़्यादा, पानी से ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 3। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट है, वो ज़्यादा दुनिया में हर जगह नहीं मिलते हैं, पानी के आसपास ही उनको रहना पड़ता है। फिर इसके बाद ये लोग 3 एग्जाम्पल यहाँ देने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है जिसमें ये पानी की सरफेस से सरफेस के ऊपर बताएंगे, पानी के सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस पर और पानी के सरफेस के नीचे, ये 3 यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। तो बता रहा है कि भाई जैसे वेलिसनेरिया है, हाइड्रेला है, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है, मरीन में के अंदर में ज़ोस्टेरा एग्जाम्पल आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि प्लांट अगर पानी में है तो पानी के ज़रिए ही पॉलिनेशन हो, तो वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ के अंदर में पानी से ऊपर की तरफ फूल होता है, इसलिए हवा से ही पॉलिनेशन, इंसेक्ट या हवा से पॉलिनेशन किया जा सकता है। फिर ये एग्जांपल देता है आपको वेलिसनेरिया का, जिसके अंदर में सरफेस के ऊपर तैरता है पॉलन ग्रेन और सरफेस के ऊपर ही आ जाता है आपका जो रिसेप्टिव स्टिग्मा होता है वो। तो ये सरफेस का एग्जांपल दे दिया इन लोगों ने। फिर एक एग्जांपल इन लोगों ने दे दिया, मतलब सरफेस से ऊपर हो गया, सरफेस पर हो गया, और एक सरफेस के नीचे हो गया, सी ग्रास वगैरह, जिसके अंदर में जो पानी में सबमर्ज्ड रहती हैं, जहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है उसको रिबन की तरह बनकर के पानी में इस तरीके से तैरते हुए जो है वो जाना पड़ता है इस तरीके से। और पानी में है तो फिर उसको फिर कवरिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि ताकि वो गीला ना हो, जो अपना म्यूसिलाज कवरिंग जो है उसकी वो प्रोटेक्शन में उसको हेल्प करती है, वेटिंग से बचाती है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके अंदर में ये जो फीमेल फ्लावर है सरफेस पे आ गया एकदम, और यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन जो है वो भी सरफेस पे चल के इस तरीके से सरफेस टू सरफेस काम चल जाता है। जो ऊपर फ्लो चार्ट के अंदर में चीज़ें हमने पढ़ी थी वही यहाँ पे मौजूद है कि किस तरीके से बता रहा है कि जो पॉलिनेशन है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर में वो बी, बटरफ्लाई, इंसेक्ट वगैरह से भी हो जाता है, बर्ड से हो जाता है, सनबर्ड, हमिंग बर्ड लिखा था ऊपर। और जो है बी जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट तरीका है पॉलिनेशन कराने का। कुछ प्राइमेट्स भी जो है पॉलिनेशन कराने में हेल्प कर सकते हैं। जो लिजर्ड वगैरह है वो भी, गार्डन लिजर्ड, गेको लिजर्ड, ये भी पॉलिनेशन कराने में हेल्प कर देती हैं कभी कभी। और कभी कभी जो है एनिमल और जो प्लांट है दोनों के अंदर में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं, जिसके आगे हमें इस तरीके के एग्जांपल मिलेंगे। उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कि भाई जिस तरीके का पॉलिनेटर आपको चाहिए आप उसी तरीके का फूल बनाने लगते हैं, उसी रंग का जो उसको आकर्षित करे, उसी तरीके की स्मेल बनाने लगते हैं, उसी तरीके का नेक्टर बनाने लगते हैं जो आपके पॉलिनेटर को पसंद हो, क्योंकि वही तो आपको पॉलिनेशन करवा रहा है। जो चीज़ हमने अभी डिस्कस करी वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि भाई फ्रेगरेंस होती है, कुछ होती है जो अच्छी फ्रेगरेंस देते हैं, कुछ जो बीटल वगैरह हैं उनको
लिए फाउल ओडर है उनके लिए भाई पसंद आ रही है उनको, वो जाएंगे उधर। नेक्टर बनाया जाता है, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है कि भाई आप आएंगे यहाँ पर तो आपको खाना मिलेगा। पूरा का पूरा जो शहद की इंडस्ट्री है वो है ही क्या, वो यही चीज़ है पूरा का पूरा, इसीलिए शहद भी मिल पाता है हमें। कई स्पीशीज़ के अंदर में केवल और केवल जो रिवॉर्ड है वो यहाँ तक सीमित नहीं है कि तुम्हें खाना दे देंगे, वो अलग तरीके से भी रिवॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपका कुछ स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर में आपका अमॉर्फोफेलस जो दुनिया का सबसे लंबा फूल है, जो 6 फुट तक लंबा हो सकता है, इसके अंदर में जो युक्का जो मौत है युक्का जो प्लांट है उसकी कई स्पीशीज़ हैं मौत की, और वो मौत की जो स्पीशीज़ हैं उसमें अंडे दे सकती हैं। तो इस तरीके का, और जो बदले में जो मौत है वो पॉलिनेशन करवाती है, तो ये भी इस तरीके का एक रिवॉर्ड और रिलेशनशिप हो सकता है फ्लावर और इंसेक्ट स्पीशीज़ के बीच के अंदर में। तो ये बोल रहा है कि दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बगैर, मौत और प्लांट एक दूसरे के बगैर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकते। और जब पॉलिनेशन हो जाएगा और आपका सीड बनने लगेगा, उस वक्त जो मौत है, लार्वा जो है मौत का, वो बाहर आ जाता है। अगला जो टॉपिक हमें समझना है वो है हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। पॉइंट ये है कि भाई अगर आप सेम ही स्पीशीज़ के अंदर में बार बार रिप्रोडक्शन कराते चले जाएंगे तो उसकी वजह से किसी भी तरीके का वेरिएशन एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, और जो प्लांट की जो स्पीशीज़ है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सरफेस पे आने लगते हैं जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, और जो कि प्लांट के लिए खतरनाक हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इसके लिए प्लांट क्या करता है, ऐसे डिवाइसेस बनाता है जिसकी वजह से आउट ब्रीडिंग को बढ़ावा मिले, दूसरी स्पीशीज़ के साथ आप रिप्रोडक्शन कर पाएँ, इस चीज़ को बढ़ावा मिल सकता है। अब इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? अब या तो आप क्या कर लीजिए, अलग अलग टाइम कर लीजिए कि भाई आपका जो फूल है, मतलब पॉइंट क्या है कि आपका खुद का जो एंथर है और खुद का जो पिस्टिल है वो दोनों आपस में रिप्रोडक्शन ना करें, तो आप अलग अलग टाइम पर मैच्योरेशन करा लीजिए। या इस तरीके से रख लीजिए कि नीचे की तरफ आपका एंथर है और जो आपका पिस्टिल है उसका सरफेस जो स्टिग्मा है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो आप पोजीशन के बेसिस पे इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप अलग अलग टाइमिंग के बेसिस पे इनकम्पैटिबिलिटी जो है क्लियर कर सकते हैं। या फिर आप हो सके तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बना दीजिए, कि आप बनाइए ही मत मोनेशियस या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसकी वजह से इस बात की संभावना पैदा हो, आप बनाइए ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये इसके एग्जांपल है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसके अंदर में आप कुछ भी करेंगे, यहाँ पर सिर्फ अपने आप से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी होती है। ये हमने डिस्कस नहीं किया कि भाई किसी से भी कर लेगा रिप्रोडक्शन, खुद से नहीं करेगा, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से जो कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का एक तरीका हो सकता है। अगला टॉपिक है पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन। भाई पॉलन और पिस्टिल या स्टिग्मा कह लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि भाई क्योंकि विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमल से पॉलिनेशन हो रहा है, पता थोड़ी है, किसी को चिट्ठी थोड़ी है कि हाँ एड्रेस पे ही जाएगी। तो रैंडमली किसी का भी पॉलन ग्रेन किसी के भी स्टिग्मा पे पाया जा सकता है, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ पर उसको जर्मिनेट होने दिया जाए। इसके लिए पॉलन और पिस्टिल जो हैं आपस में केमिकल के लेवल पे वार्तालाप करते हैं, और वही वार्तालाप इस बात को निर्धारित करता है कि कौन सा पॉलन को जर्मिनेट होने दिया जाएगा और अंदर तक जाने दिया जाएगा और किसको नहीं जाने दिया जाएगा। और इसी को कहते हैं पॉलन और पिस्टिल की आपस में इंटरेक्शन, जो कि केमिकल बेसिस पे होती है। पॉलन पिस्टिल द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पॉलन, के पिस्टिल के पास ये कैपेसिटी है कि वो अपने पॉलन को पहचान कर उसी ही को अंदर आने दे। रॉन्ग टाइप वाले के साथ कंपैटिबिलिटी अगर नहीं होगी तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ें लिखी है, रॉन्ग टाइप का पॉलन होगा तो प्रिवेंशन हो जाएगा, जर्मिनेशन नहीं होने दिया जाएगा। हमेशा कॉन्टिन्यूस डायलॉग चलता रहता है पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में, और ये जो डायलॉग है वो केमिकल के बेसिस पे होता है। तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं। कंपैटिबिलिटी पॉलन जो है वो जर्मिनेट करता है, स्टिग्मा के अंदर में जाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, और अंदर पूरा मतलब कि ये अगर आपका पॉलन ट्यूब बनाते हुए वो अंदर की तरफ चलता चला जाएगा, और अल्टीमेटली उसको सिनर्जिड भी गाइड करते हैं, वो पूरा का पूरा कंपैटिबिलिटी के उसमें ही आएगा। तो पॉलन ट्यूब जो है वो जिसको अलाउ किया गया है वो ग्रो करेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी। पॉलन ट्यूब से करते हुए जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो ओवरी तक भी पहुंचेगा। लेकिन याद कीजिए कि कुछ जो हैं वो 2 सेल की स्टेज में निकले थे, और कुछ जो हैं वो 3 सेल की स्टेज में निकले थे। जो 2 सेल की स्टेज में निकले थे अब वो अपना एक और माइटोसिस करेंगे, और अपना जो जेनरेटिव सेल है उसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके 2 मेल गैमीट जो हैं बनवा लेंगे। अब ये अल्टीमेटली 3 सेल की स्टेज में जो है पहुंच गए हैं।
पॉलन ट्यूब जो है वो एंट्री लेगी कहाँ से, ओव्यूल से एंट्री लेगी, और वो जो माइक्रोपाइलर रीजन, याद हो तो हमने ये माइक्रोपाइलर रीजन इस तरीके से देखा था, तो ये माइक्रोपाइलर रीजन पे एंट्री लेगी। वहाँ पर आपका फिलीफॉर्म, सिनर्जिड के फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करेंगे कि हाँ इधर की साइड आ जाओ, सिनर्जिड गाइड करेंगे कि इधर की साइड एंट्री ले लो। और आफ्टर ये सारा का सारा जब हो जाएगा तो इसी को ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम द पॉलन का डिपोजिशन से लेकर के और जो ओव्यूल के अंदर पॉलन ग्रेन की एंट्री तक, ये सारा का सारा जो वार्तालाप चल रहा है इसी को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर में डाल दिया जाता है। अगला ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि पॉलन ट्यूब कैसे जर्मिनेट हो रही है, तो क्या कीजिए कि पॉलन लीजिए, पॉलन को 10% शुगर सॉल्यूशन में डाल करके छोड़ दीजिए 15 से 30 मिनट के लिए, और फिर उसको लेकर के स्लाइड के ऊपर डालिए, माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए तो आपको दिखेगा वहाँ पे कि पॉलन ट्यूब जो है उससे बाहर निकलती हुई नज़र आएंगी आपको। तो एक तरीका है अगर आप अपनी जो लैब के अंदर में अगर आपके टीचर लोग कराना चाहें तो। अगला पॉइंट है कि भैया क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज़। अब हमारी बात आ गई है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे हम आ गए हैं कि हम लोग ही हैं जो कि आज की तारीख का जो फल सब्जियां हमें नज़र आती हैं, आज की तारीख का जो भुट्टा आपको नज़र आता है, पुराना भुट्टा देखेंगे तो इतना छोटा सा और इतने छोटे छोटे उसके दाने हुआ करते थे, शायद एक ज़माने में बाजरा जैसा होता होगा, और आज की तारीख में उसका दाना इतना मोटा हो गया। तो वो कैसे बना, वो हमने कराया है। गेहूं का दाना आज इतना मोटा हो गया है पहले से, वो कैसे, किसने कराया, वो हमने कराया। वो कैसे कराया, वो सारा का सारा आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के तरीके से हुआ है कि आप अपनी मर्ज़ी के तरीके के पॉलन ग्रेन को लेकर के जाते हैं पिस्टिल के ऊपर में, और पिस्टिल इस बात को मेक श्योर करते हैं कि आपका पॉलन ग्रेन ही जर्मिनेट करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुपीरियर वैरायटी ले लो। लेने के बाद क्या किया जाए कि एक होती है बैगिंग टेक्निक, कि क्या करें आप कि जो आप अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पिस्टिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, उसके ऊपर अनडिज़ायरेबल कोई पॉलन ग्रेन आकर के न बैठ जाए, तो उसके लिए आप उसको बटर पेपर से कवर कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिस फूल पर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका पॉलन ग्रेन कहीं गलती से मेरी पिस्टिल पे ना चला जाए, तो उसके लिए आप कैंची लीजिए और जो इमैस्कुलेशन कर देते हैं, मतलब कि एंथर को ही काट के फेंक देते हैं। ये बैगिंग और इमैस्कुलेशन वो दो टेक्निक हैं जिससे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और यही मेंडल भाई साहब ने किया था, जिसके ज़रिए उन्होंने पूरा का पूरा लॉ दिए थे। फीमेल फ्लावर जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उसके अंदर में जब एंथर है ही नहीं तो काटेंगे क्या, तो देयर इज़ नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। तो ये MCQ के क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए बस लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला जो टॉपिक है हमारा है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को यहाँ से समझने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है वो सारा का सारा ये रहा। आप जानते हैं कि जो आपका एम्ब्रियो सैक था उसके अंदर में ऊपर 3 एंटीपोडल, सिनर्जिड, सेंट्रल सेल, एग। तो ये जो नीले रंग में नज़र आ रहा है, ये नीले रंग में है आपका मेल गैमीट। तो याद कीजिए जो जनरेटिव सेल थी वो डिवाइड करके 2 गैमीट में बदल गई थी, तो एक गैमीट ये रहा, एक गैमीट ये रहा। एक गैमीट जाएगा किस पे फर्टिलाइज करेगा, एग पे फर्टिलाइज करेगा, और इस चीज़ को कहते हैं सिनगैमी, और जिसकी वजह से बनता है जाइगोट। जाइगोट आगे चल करके बन जाता है किसमें, एम्ब्रियो में बदल जाता है। एक गैमीट जाएगा ये सेंट्रल सेल पे जिसके पास 2 न्यूक्लियस है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर के क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद हैं इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन की वजह से यहाँ पर एंडोस्पर्म बनता है जो कि ट्रिप्लॉइड है, ये जाइगोट है जो कि डिप्लॉइड है। एंडोस्पर्म का काम है कि जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, इसलिए एंडोस्पर्म पहले ही बन करके तैयार हो जाता है। एम्ब्रियो जो आपका जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेजेस होंगी, और अल्टीमेटली जो एम्ब्रियो बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि उसके अंदर में एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होती है। ये इस तरीके से एम्ब्रायोनल एक्सिस है, ये दोनों तरफ कॉटिलिडन है, ये एक कॉटिलिडन, ये 2 कॉटिलिडन, चूँकि 2 हैं इसीलिए डाइकॉट का एग्जाम्पल है। यहाँ से ये वाला पार्ट जो है वो प्लिम्यूल या शूट एपिकल मेरिस्टम कहलाता है। यहाँ से पूरा का पूरा क्या बनेगा, ऊपर वाला जो तना वाला हिस्सा है वो बनेगा, और ये रूट एपिकल मेरिस्टम है जिसको क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। एंडोस्पर्म जो अपना न्यूट्रिशन है वो कॉर्टिलिडन को दे देता है, और कॉर्टिलिडन से वो न्यूट्रिशन होता हुआ शूट एपिकल मेरिस्टम या रूट एपिकल मेरिस्टम की तरफ ले करके जाया जाएगा। बस यही है,
यही चीज़ें जो है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि आपका सिनगैमी क्या है। जब एक गैमीट एग से मिला है तो एग से मिला है तो सिनगैमी और जाइगोट बन जाएगा। और जब दो पोलर न्यूक्लियाई से आपका जो गैमीट है मेल गैमीट फ्यूज़ करता है तो पहले ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और सिनगैमी जमा ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर के कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये भी याद रखना है कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को अगर आप मिला दें तो इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बस इतना ही था, अभी आगे चलते हैं। अब आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ये देखिए जाइगोट बन चुका है, जाइगोट में पोलैरिटी आ चुकी है। पोलैरिटी होने के बाद यहाँ हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर ये हार्ट शेप्ड से ज़्यादा लंग शेप्ड लग रहा है, हार्ट शेप्ड बनता है और फिर आखिर में ऐसा दिखता है, सस्पेंसर टूट जाता है। कॉटिलिडन ये रहे, प्लम्यूल ये रहा जहाँ से पूरा का पूरा शूट बनेगा, ये रेडिकल है, यहाँ से पूरा का पूरा रूट बनेगा। उल्टा है, मतलब उल्टा क्या है, मतलब अब उल्टा क्या सीधा क्या। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट, अब आपका फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, अब आप क्या बनाएंगे, अब आपका एंडोस्पर्म का क्या होगा, जाइगोट का क्या होगा, वो देखेंगे कि कैसे अल्टीमेटली फ्रूट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो जो है ओव्यूल का सीड बन जाएगा, ओवरी का फ्रूट बन जाएगा, और इसी को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले नज़र डालेंगे एंडोस्पर्म के ऊपर में। यहाँ पर भी वही बातें लिखी हुई है जो हमने अभी अभी डिस्कस की है कि भाई जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कराया जाएगा एम्ब्रियो को, और कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। एंडोस्पर्म जब बनता है तो पहले न्यूक्लियस पागलों की तरह डिवाइड करने लग जाता है और फ्री न्यूक्लियाई बन जाता है, जिसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और फिर बचे कुचे जो आगे चल करके सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है उसको सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोल देते हैं। कोकोनट का एग्जाम्पल दे रखा है कि कोकोनट का जो पानी है वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो वाइट जो खाते हैं हम, गिरी जिसको कहते हैं या कर्नल जिसको बोलते हैं, वो आपका क्या है, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। अब कुछ एम्ब्रियो या सीड ऐसे होते हैं, जिन एम्ब्रियो नहीं, सीड कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, जैसे पी, ग्राउंड नट पी। और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर में पूरे तरीके से कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो इसके एग्जांपल हैं कैस्टर और कोकोनट, जो एंडोस्पर्म हम खाते हैं उसका। आगे चलेंगे एम्ब्रियो के ऊपर में। एम्ब्रियो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करेगा, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो हम चीज़ें पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि भाई जाइगोट बाद में बनेगा, पहले एंडोस्पर्म बना के रखो ताकि जैसे ही जाइगोट बने तुरंत खाना देने वाला कोई हो। अगला है शब्द एम्ब्रियोजेनी, शुरुआती डेवलपमेंट, बाद की नहीं, बिल्कुल शुरू की। तो दो हैं कैटेगरी है, मोनोकॉट और डाइकॉट। और मोनोकॉट और डाइकॉट में जो बिल्कुल शुरुआती डिवीज़न होता है, शुरुआती जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, बाद में धीरे धीरे अलग होता चला जाता है। हमने देखा कि किसी ऊपर जो सारे के सारे डायग्राम थे उसमें हमने प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड, मैच्योर एम्ब्रियो भी देख लिया। इसके बाद हमने ये भी देखना था कि किस तरीके से एम्ब्रायनल एक्सिस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमने देख चुके हैं। वो इस तरीके से कि भैया ये ऊपर वाला प्लिम्यूल प्लिम्यूल हो गया, और ये नीचे दो कॉटिलिडन, फिर ये रूट, यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये कॉटिलिडन, ये सारी, और ये जो है ये एम्ब्रायनल एक्सिस है। ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एम्ब्रायनल एक्सिस क्या है। कॉटिलिडन ये रहे, एपिकोटाइल क्या होता है भाई, कॉटिलिडन ये रहे तो कॉटाइल से ऊपर वाला पार्ट, तो कॉटिलिडन से ऊपर वाला पार्ट तो ये एपिकोटाइल हो गया। और प्लिम्यूल, तो इसका नाम एपिकोटाइल और प्लिम्यूल है। और हाइपोकोटाइल, हाइपो मतलब नीचे, कोटाइल मतलब कॉटिलिडन, तो कॉटिलिडन से जो नीचे का पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, रेडिकल वाला पार्ट है। रूट टिप यहाँ से बनेगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ से बनेगा, रूट कैप यहाँ बनेगी। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर ही। यहाँ पर थोड़ा सा वो जिक्र कर रहा है, चूँकि ये डाइकॉट का है, वो मोनोकॉट का भी जिक्र करना चाह रहा है। जैसे घास होती हैं वगैरह होती हैं, तो उसके अंदर में जो कॉटिलिडन होते हैं वो इतने मोटे मोटे नहीं होते हैं और दो नहीं होते हैं। जो कॉटिलिडन होता है बड़ा सूखा सा होता है और एक ही होता है, और उसको स्क्यूटुलम कहते हैं। ये देखिए, ये एक ही है कॉटिलिडन, और सूखा सा है, पतला है, फूड भी इसके अंदर में उतना नहीं रहता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इस कैटेगरी में चला जाएगा, स्क्यूटुलम की कैटेगरी में चला जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये सारे के सारे ये डायग्राम ही इसने बताया हुआ है, तो डायग्राम ही डिस्कस कर लेते हैं मोनोकॉट वाला। तो सबसे नीचे उसी तरीके से रेडिकल है, रूट की कैप है, कोलियोराइजा है, ऊपर की तरफ स्क्यूटुलम है।
ये एपीब्लास्ट है, तो इतना डिटेल में इनका जिक्र नहीं दिया है, हाँ, लेकिन वेल लेबल्ड डायग्राम आपको इसका जो है वो आना चाहिए। अभी क्योंकि पूरे तरीके से वो बाहर नहीं आया है, तो रेडिकल के नीचे भी एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम कह देते हैं कोलियोराइजा। और जो एपिकोटाइल है वो भी एक फोलियर, एक फोल्ड करे हुए एक लीफ की तरह, प्राइमोडिया मतलब एक लीफ प्राइमोडिया मतलब शुरुआती लीफ की एक कवरिंग होती है, वैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, वहाँ पर प्लूम्यूल और रेडिकल पे कुछ नहीं था, यहाँ पर प्लूम्यूल पे कोलियोप्टाइल है और रेडिकल पे जो है वो कोलियोराइजा है। ये चीज़ें याद रखनी है। मोनोकॉट के लिए बात की थी हमने यहाँ पर, ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई ओव्यूल जो है वो अल्टीमेटली किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। और आपका जो है सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट होगी, उसके सीड किसका बना होता है, सीड कोट होगी, कवरिंग होनी चाहिए, कॉटिलिडन होना चाहिए और एम्ब्रियो होना चाहिए, एम्ब्रायनल एक्सिस होनी चाहिए, प्लूम्यूल, कॉटिलिडन, रेडिकल वगैरह होना चाहिए। अच्छा, अब अगले पे चलते हैं। सीड जो है वो दो तरीके के हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। मतलब क्या है कि भाई देखिए, एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन होता है एक, ये प्रोटीन किस में मिलता है, एंडोस्पर्म में मिलता है। तो अगर आपका ये वाला प्रोटीन मिल रहा है एल्ब्यूमिन, तो इसका मतलब है अभी एंडोस्पर्म है, तो एल्ब्यूमिनस। और अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन पूरे तरीके से इस्तेमाल हो गया है, मतलब कि एंडोस्पर्म नहीं बचा है, मतलब कि नॉन एल्ब्यूमिनस हो जाएगा वो। तो यही लिखा हुआ है कि कुछ होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और कुछ होते हैं एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस पी और ग्राउंडनट, और एल्ब्यूमिनस में व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर ये आ जाएंगे। कभी कभी याद कीजिए कि जो हमारा जो इस तरीके से ओवरी था, तो उसके अंदर में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर पेरिस्पर्म होता है, तो वो पेरिस्पर्म भी बच जाता है कई सीड के अंदर में। तो न्यूसेलस वाला रीजन होता है, माफ़ कीजिएगा, कि ये जो ओवरी है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो एम्ब्रियो सैक बना है वो न्यूसेलस वाले रीजन से बना है। तो अगर न्यूसेलस बच जाए, तो परसिस्टेंट अगर न्यूसेलस हो, अगर न्यूसेलस बच जाए तो उसको कह देते हैं पेरिस्पर्म। इस वाले पैराग्राफ में आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए, ऐसा है कि इंटेगुमेंट जो थी, जो आपका इस तरीके से जो यहाँ पर इस तरीके से ओव्यूल में बाहर की जो लेयर हुआ करती थी, उसको हम क्या बोलते थे, इंटेगुमेंट बोलते थे। वो इंटेगुमेंट बदल जाती है सीड कोट में, और ये जो रीजन था माइक्रोपाइलर वाला जो रीजन था, ये जो रीजन था, यहाँ पर एक पोर रह जाता है सीड के अंदर में। इसी ही पोर से ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई होती है। और जब माहौल अच्छा नहीं होता है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं, तो अपना मॉइस्चर लूज़ करके अपनी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बहुत कम करके जो सीड है वो डोरमेंसी में चला जाता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं, वो दोबारा से मॉइस्चर, ऑक्सीजन वगैरह ले करके दोबारा से जर्मिनेट होने की कोशिश करता है। अगले पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि भाई देखिए, ऐसा है कि सब जानते हैं कि ओव्यूल सीड में बदलता है और ओवरी जो है फ्रूट में बदलती है। लेकिन जो ओवरी की जो कवरिंग है वो सारा का सारा पेरिकार्प बनाती है। और ये जो पेरिकार्प है ये फ्लैशी भी हो सकता है, जो कि हम फल खाते हैं, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और ये ड्राई भी हो सकता है, जैसे मस्टर्ड के सीड हैं या ग्राउंडनट है। तो ये असल में फूल क्या है, फूल जो है वो अल्टीमेटली फल जो है क्या है, वो अल्टीमेटली सीड को फैलाने का तरीका है। बस ये हम जानते हैं कि वहाँ वो फैलाने का तरीका है। दूसरा ये कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो शुगर जो लगा कर के रखी जा रही है वो ओवरी की कवरिंग पर ही लगे। अगर ओवरी ही वाकई में शुगर को एक्यूमुलेट कर रही है तो उसके कहते हैं ट्रू फ्रूट। और अगर अगर ओवरी के अलावा कोई और हिस्सा जो है, अगर आपका क्या इकट्ठा कर रहा है, शुगर इकट्ठा कर रहा है, जैसे कि सामने ही पड़ा हुआ है सेब, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर केवल फ्रूट आ रहा है ओवरी से तो ट्रू फ्रूट, अगर ओवरी से नहीं आ रहा है, थैलेमस वगैरह से आ रहा है, तो वो फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में चला जाएगा। अगला पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई ऐसा है कि फ्रूट जो हैं कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के भी डेवलप कर लिए जा सकते हैं, बनाना। और इस तरीके के फ्रूट डेवलपमेंट के प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, है ना। और जाहिर सी बात है कि अगर फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा है तो सीड भी नहीं होंगे।
अगले पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई सीड के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेजेस हमने लिख लिए हैं, पढ़ लेते हैं। एडवांटेज क्या है? वह सीड पे ज़्यादा डिपेंडेबल रहा जा सकता है। ये बहुत डिस्टेंट एरिया ट्रैवल कर सकते हैं कि किसी को खाना है, फल ले गया और उतनी दूर जा कर के, और आइडिया ही यही था सीड का कि किस तरीके से उसके चारों तरफ, सीड के चारों तरफ चीनी लगा दी जाए और चीनी के चक्कर में जानवर लोग खाएंगे और सीड जो है डिस्पर्जल हो जाएगा। और चूंकि वहाँ पर डेसिकेटेड हो जाता है, बहुत हार्ड कवरिंग है, अंदर खाना मौजूद है, अपना मेटाबॉलिक रेट को बहुत कम कर सकता है, उसकी वजह से उसके प्रोजेनी के सीड के अंदर में जो जर्मिनेशन होगा उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। सीड क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है तो उसकी वजह से वेरिएशन बहुत अच्छा आ सकता है, और एम्ब्रियो को तो प्रोटेक्शन खैर मिल ही रहा है। और इस वाले पैराग्राफ में एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रही है कि भैया देखो ऐसा है कि क्योंकि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ रहा है, वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जेनेटिक वेरिएशन है, और ये कॉम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए, तो सीड इस तरीके से भी अपना पूरा रोल जो है वो अदा करता है। और इस पूरे पैराग्राफ के अंदर में 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस तरीके से सीड जो है डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी के दौरान कितने पुराने सीड जो हैं हमको मिले हुए हैं। तो जो भी था कि भाई क्योंकि सीड डिहाइड्रेशन में रह सकता है, बढ़िया तरीके से डॉर्मेंट रह सकता है, तो हमें बहुत पुराने सीड मिल जाते हैं, कई सालों पुराने, कई 100 साल पुराने। जो सबसे पुराना रिकॉर्ड है सीड से पूरा का पूरा दोबारा से प्लांट बना सकने का, जर्मिनेट कर सकने का, वो 10,000 साल पुराने का है। और वैसे इसको ये रिकॉर्ड टूट चुका है, 26,000 साल का भी एक हम कर चुके हैं शायद अभी। और जो रीसेंट रिकॉर्ड है वो फिनिक्स जेक्टाइलीफेरा का है, जो 2000 साल पुराना है, जो कि किंग हैरिड्स के पैलेस के अंदर में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करते समय, वो पुरातन विभाग के खोदा खादी करते समय ये चीज़ जो है मिली थी, जो कि डेड सी के करीब है। अगला आइडिया जो इस चैप्टर का आखिरी आइडिया है वो है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी का। जिस तरीके से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन सकता है, वैसे ही बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड भी बन सकता है, और उसी को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्टेरिएसी, ग्रासेस वगैरह। अब ये है तो एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, लेकिन चूंकि कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि भैया ऑपोजिट पार्टनर नहीं मिल रहा है, पॉलन ग्रेन नहीं मिल रहा है, तो खुद ही ताकि अपने आप को उस अनफेवरेबल कंडीशन में बचा सकें, विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है। अब जो सीड है वो जाहिर सी बात है कि डिप्लॉयड होना चाहिए, तो कोई ऐसा डिप्लॉयड टिश्यू चाहिए, तो या तो एग जो है डिप्लॉयड हो जाए, या फिर ये जो कि होता है आपका, ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल है जिसमें एग डिप्लॉयड होकर के नया प्लांट बन सकता है, या फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर में आसपास का 2n वाला टिश्यू घुस जाए और वहाँ से वो 2n का टिश्यू जो है रह जाए सीड के अंदर में, तो ये काम हो सकता है। तो ये 2 तरीके हैं। और चूंकि एक जितने ओव्यूल होंगे उतने ही सीड होंगे, तो उसी को दूसरे नज़रिए से हम पॉली एम्ब्रियोनी कह देते हैं कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हैं अगर, तो एक एम्ब्रियो एक सीड, तो एक से ज़्यादा सीड मतलब पॉली एम्ब्रियोनी। अब यहाँ पर एक नया पैराग्राफ जुड़ा है हाइब्रिड वैरायटीज़ को लेकर के कि भैया कुछ जो वैरायटीज़ हैं फूड की, वो अब हम हाइब्रिड वैरायटीज़ की तरह बनाते हैं, 2 पर्टिकुलर अलग अलग ले ली सब स्पीशीज़ और उनको मिला करके एक नया बना दिया। अब प्रॉब्लम यह है हाइब्रिड वाले के साथ में कि आपको हर साल उगाते रहना पड़ता है, लेकिन अगर आपने एपोमिक्सिस से सीड बनवा लिए तो उन एपोमिक्सिस की सीड को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और तुम्हें हर बार नए सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रॉब्लम है यहाँ पर हाइब्रिड वाले जो कंपनियाँ बनाती हैं तो उनको हर साल सीड खरीदने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप एपोमिक्सिस से बनवा लें तो फिर आप उस सीड का इस्तेमाल हर साल कर सकते हैं।